हेलो स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज़ का आज ये डे 5 है। तो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। इससे पहले प्रेजेंट टेंस के पूरे 4 कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बिना कोई देर किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पास्ट टेंस में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ओके, पास्ट टेंस में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। इसमें सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, रोया, सोया या फिर ली, दी, ये सब आता है। ओके, मतलब जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, रोया, सोया, खोया इस तरीके से आता है तो उस केस में हमको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने खाना खाया, बच्चों ने टीवी देखी, मैं वहाँ गई, ठीक है। मतलब जब भी कोई सेंटेंस क्रिया पे आके ख़त्म हो जाता है ना। मैंने गाना गाया, मैं भोपाल गई। देखिए, वर्ब क्रिया मतलब जैसे ही आती है वहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाता है। उस सेंटेंस के लास्ट में ना तो हे हूँ होता है और ना ही था थे थी होता है, ठीक है। तो उस केस में हमको पास्ट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। थोड़े बहुत मतलब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट इंडेफिनाइट वाले सेंटेंस में तो था थे थी लगना चाहिए, पर था थे थी नहीं लगता है। ये बात को ध्यान में रखना है। सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, रोया, सोया पे खत्म हो जाता है सेंटेंस, मतलब क्रिया पे आकर सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम अफर्मेटिव रूल देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया हुआ है कि हर कैटेगरी में हमको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हमको पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट हमारा टाइप है वो है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम भोपाल गया, ठीक है। देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, गया। राम भोपाल गया, ठीक है। क्रिया पे आकर, वर्ब पे आकर सेंटेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस क्रिया पे आकर, वर्ब पे आकर खत्म हो जाता है तो उस केस में हमको पास्ट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव रूल लगाना रहता है। मतलब ओवरऑल ये बात है कि हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें यूज करनी है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम राम लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्रिया इसमें क्या है, गया। गया मीन्स जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल, तो हम क्या लिखेंगे, टू भोपाल, क्योंकि जब हम किसी जगह को जाते हैं तो उस केस में हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो राम भोपाल गया, राम वेंट टू भोपाल। एक और एग्जांपल देखेंगे, बच्चों ने मैगी खाई। ओके, देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, खाई, ठीक है। मतलब खाई पे आकर सेंटेंस खत्म हो गया, तो बच्चों ने मैगी खाई, ठीक है। तो क्रिया पे आके सेंटेंस खत्म हुआ, मतलब हमको पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल लगाना है। तो अफर्मेटिव रूल कैसे लगाएंगे, बच्चों के लिए सब्जेक्ट क्या है, बच्चों के लिए क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, और ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट। ओके, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, एट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, मैगी, तो हम क्या लिख देंगे, मैगी। ओके, बच्चों ने मैगी खाई, चिल्ड्रन एट
मैगी। तो इस तरीके से मतलब हमको क्या ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनाइट का जो भी सेंटेंस आएगा, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आया गया रोया सोया उठा बैठा देखा सुना ली दी, मतलब ऐसा जैसे कि उसने कॉपी दी या उसने पत्र लिखा, ठीक है, लिखा, तो सेंटेंस के लास्ट में लिखा आ रहा है। और ऐसे मैंने टॉफी दी, मैंने गिफ्ट दिया या मैंने कॉपी दी, सेंटेंस के लास्ट में दी, की, ली, ऐसा कुछ भी आ रहा है ना तो आपको हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उसमें यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव रूल कंप्लीट होता है। उसके बाद अब हम बनाएंगे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने अफर्मेटिव, मैंने बताया ना 4 टाइप के सेंटेंसेस हमको पढ़ने हैं, तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, नहीं वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाना पड़ता है कि वो नेगेटिव होगा, नहीं, मतलब नॉट। तो जब भी किसी सेंटेंस में नॉट लगाना है, तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगता है, ठीक है। हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है नॉट लगाने के लिए। अगर हम बोलेंगे राम भोपाल गया, अगर मैं बोलूँ राम भोपाल नहीं गया, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे राम नॉट वेंट टू भोपाल, ये गलत है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी नहीं है, इस फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगा सकता। अगर आप लगा देंगे तो वो गलत है सेंटेंस, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमको डिड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमने डू डस का यूज किया था, वैसे ही जो पास्ट इंडेफिनाइट है उसमें हम डिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, नेगेटिव फॉर्मूला, क्योंकि देखिए अफर्मेटिव फॉर्मूला तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट था। अब नेगेटिव फॉर्मूला हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे, और देखिए सब हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद में, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट मीन्स कि पहले तो सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमको डिड लेना है, ठीक है, तो हमने डिड ले लिया। उसके बाद में हमको नॉट लगाना है, क्योंकि मैंने बताया है कि डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगेगा, तो हम यहाँ पर डिड नॉट लगा देंगे, ठीक है, डिड नॉट लगा देंगे। उसके बाद में एक बात का और खास ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब जब भी किसी सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो भले ही उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फॉर्मूले में भले ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव रूल बन गया, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है राम भोपाल नहीं गया, ठीक है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो एज इट इज, बस ऐसा का ऐसा फॉर्मूला लगाते जाइए, जैसे जैसे फॉर्मूला लगाते जाएंगे वैसे वैसे सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने राम लगा दिया। उसके बाद में डिड नॉट, क्योंकि देखिए सेंटेंस के लास्ट में गया है इसलिए पास्ट इंडेफिनाइट, और फिर नहीं भी आ रहा है मतलब पास्ट इंडेफिनाइट का नेगेटिव रूल, ऐसे पहचानना है, पहचान याद रखनी है हमको, ठीक है। तो राम डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, गया, गया मीन्स जाना, तो जाने को हम क्या बोलते हैं, गो, ठीक है। और मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनाइट में, लेकिन अगर हम नॉट का यूज कर रहे हैं, मतलब नहीं का यूज कर रहे हैं, सॉरी डिड का यूज कर रहे हैं, अगर हम डिड का यूज किसी सेंटेंस में करते हैं तो भले ही उसमें कोई सी भी फॉर्म हो, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, इसीलिए हमने गो लगाया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, भोपाल, तो अभी अभी मैंने बताया कि जब किसी जगह को जाते हैं तो हम टू का यूज करते हैं, इसीलिए टू भोपाल।
राम भोपाल नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू भोपाल। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, सीता ने पत्र नहीं लिखा। ठीक है, सीता ने पत्र नहीं लिखा, तो सेंटेंस के लास्ट में लिखा आ रहा है, मतलब एक क्रिया पे आके सेंटेंस खत्म हो रहा है, उसके बाद में नहीं भी आ रहा है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनाइट का नेगेटिव रूल लगेगा। ठीक है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बस एज इट इज फॉर्मूला लगा दीजिए। सीता डिड नॉट, फिर वर्ब इसमें क्या है, लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी डिड के साथ, याद रखिएगा, राइट, लिखने को राइट बोलते हैं। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, पत्र को क्या बोलते हैं, लेटर। ठीक है, तो सीता ने पत्र नहीं लिखा, सीता डिड नॉट राइट लेटर। ठीक है, सीता ने पत्र नहीं लिखा, सीता डिड नॉट राइट लेटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। मतलब जब भी हमें पास्ट इंडेफिनाइट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो उस केस में हम डिड नॉट का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनाइट के नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरे टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे, वो क्या है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है कि देखिए, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद में पीछे जो भी बचा कुचा फॉर्मूला है वो लिख देंगे। ठीक है, तो पहले तो मेन फॉर्मूला उतार लेते हैं। मेन फॉर्मूला इसका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका मेन फॉर्मूला। तो मेन फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सब हम इंट्रोगेटिव रूल बनाएंगे। हम इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली मेंबर का मतलब क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं ना, व्हाट, वेयर, विच, ये सब। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, और उसके बाद क्वेश्चन पूछने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें हमने डिड लिया था, है ना, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, डिड। और उसके बाद में मैंने अभी अभी बताया कि भले ही फॉर्मूले में सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, लेकिन डिड के साथ हमको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना भूल गए हम। देखिए, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद में डिड लगाएंगे, बस। मतलब कि जब भी हमें इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बनाना है तो उस केस में सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, और फिर पीछे जो भी बचा कुचा फॉर्मूला है वो हम जो फॉर्मूला है वो ये इनके पीछे लिख देते हैं। तो बचा कुचा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि हमने डिड का यूज किया है। और उसके बाद में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो WH फैमिली मेंबर, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम कहाँ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, राम कहाँ गया। अब देखिए, सेंटेंस के लास्ट में गया आ रहा है, ठीक है, और कहाँ भी आ रहा है, मतलब कि इसमें पास्ट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला लगेगा। और कहाँ आ रहा है, मतलब इसमें WH फैमिली मेंबर लगेगा। ठीक है, तो WH फैमिली मेंबर इसमें क्या है, कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर, और उसके बाद में डिड का यूज करेंगे। देखिए, बस एज इट इज आपको फॉर्मूला लगाते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर है वेयर, उसके बाद में डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, राम, वर्ब क्या है, गया मतलब जाना, तो गो, और ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो राम कहाँ गया, वेयर डिड राम गो। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं।
एक तो जिसकी शुरुआत WH फैमिली मेंबर से होती है और एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ठीक है। तो WH फैमिली मेंबर की शुरुआत कब होती है? जब किसी क्वेश्चन का आंसर हमको डिटेल में बताना पड़ता है। जैसे कि राम कहाँ गया, तो हमको बताना पड़ेगा कि राम कहाँ गया है, भोपाल गया है, इंदौर गया है, कहाँ गया है, हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में मतलब कि अगर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर हमको डिटेल में बताना पड़ता है, तब उसकी शुरुआत हम WH फैमिली मेंबर से करते हैं। और जब किसी क्वेश्चन का आंसर हमको येस और नो में देना रहता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। मतलब फिर उस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम भोपाल गया? क्या राम भोपाल गया? ठीक है। अब इसका आंसर आप कैसे देंगे? या तो हाँ में देंगे या फिर नहीं में देंगे। मतलब इसकी शुरुआत हमको हेल्पिंग वर्ब से करनी है, ठीक है। भले ही इसमें क्या आ रहा है लेकिन आप वॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। भले ही इसमें क्या आ रहा है लेकिन आप वॉट नहीं लगाएंगे। आपको क्या करना है कि बस इसका मतलब समझना, इसका सेंस समझना है कि इसमें आंसर कैसा आ रहा है, डिटेल में देना पड़ रहा है या फिर येस और नो में। अगर इसका आंसर येस और नो में आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? राम, उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? गया मतलब जाना, तो गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? भोपाल, तो टू भोपाल। अभी भी बताया था जब किसी जगह को जाते हैं तो टू लगाते हैं, ठीक है। तो क्या राम भोपाल गया? डिड राम गो टू भोपाल? इस तरीके से, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में गया आया है और जब किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में देना है उसकी शुरुआत हमने हेल्पिंग वर्ब से की है। क्या राम भोपाल गया? डिड राम गो टू भोपाल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट टाइप का सेंटेंस है वो है इंट्रोनेगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। अब फोर्थ टाइप का सेंटेंस हम पढ़ेंगे इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोनेगेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी होता है और जिसमें नॉट भी आता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसमें नॉट भी आता, नहीं भी आता है, तो वो जो सेंटेंसेस रहते हैं वो इंट्रोनेगेटिव कहलाते हैं। फॉर्मूला सेम वैसा ही रहेगा जैसा इंट्रोगेटिव में है, बस करना क्या है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगाना है, बस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, लेकिन इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है। ये दो तरीके के नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट की दोनों ही टाइप के सेंटेंस में अलग अलग पोजीशंस हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, जबकि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज यही है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम कहाँ नहीं गया, ठीक है। तो बस राम के बाद में नॉट लगा दो, ठीक है। राम के बाद में नॉट लगा दो। राम कहाँ नहीं गया? वेयर डिड राम नॉट गो? और उसके बाद में क्या राम भोपाल नहीं गया? तो बस करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दीजिए। डिड राम नॉट गो टू भोपाल, ठीक है। क्या राम भोपाल नहीं गया? डिड राम नॉट गो टू भोपाल, मतलब सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगाना है। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है, ठीक है। तो आपको बस नॉट की पोजीशन ध्यान रखनी है, वेरी सिंपल है। एक कैटेगरी दो कैटेगरी आप पढ़ लोगे तो टेंस पूरे एक जैसे ही है। सभी जो टेंसेस हैं, मतलब जितनी भी कैटेगरीज उसमें हैं, सब में एक जैसे ही रूल्स हैं। तो अगर स्टार्टिंग की आप एक दो कैटेगरी अच्छे से समझ लें तो बाकी सारे कैटेगरी समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर पूरा पास्ट इंडेफिनाइट की कैटेगरी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और यदि कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका उसमें पूरा डाउट क्लियर कर दूँगी। And this much is enough for this video. Till then, goodbye.